नमस्कार दोस्तों, न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में हैं, आपका भी स्वागत है अमलेंदु जी। और पूरी टीम जो पीछे आपको दिखेगी वो टीम भी आपके साथ है और आप सबका एक बार फिर स्वागत है। रविवार का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई लोग छुट्टियों पे रहते हैं, घर के कामकाज को निपटाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं और आप तक कुछ सूचनाओं को, कुछ खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का बयान, कई बार उनके कामकाज को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। उनके पास परिवहन मंत्रालय है, सड़क बनाने का काम उनका आप जानते हैं और उसको लेकर काफ़ी तारीफ भी बटोरते हैं वो। लेकिन जब बयान वो देते हैं, और कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसमें वो खुद अपने बयानों में घिरे हुए भी नजर आते हैं, और अभी भी ऐसा ही हुआ है। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की जो छवि है वो धूमिल होती हुई दिखाई देती है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जात पात की बात करोगे तो मारेंगे हम लात। आखिर लात मारना, लात वर्ड का इस्तेमाल करना, हम लोग तो लिखने में भी लताड़ वर्ड से परहेज करते हैं। अमलेंदु जी याद कीजिए, कहते हैं कि उसने लगाई लताड़। लताड़ का मतलब भी होता है लात मारना। तो ये इस शब्द का इस्तेमाल ना हो। और जब अगर कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी बात करे जिसकी छवि साफ सुथरी है, वो ऐसी बात करे तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे और बहुत सारी खबरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ पे चर्चा न्यूज पॉइंट की तरह नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं। इसमें इस ब्रेकिंग न्यूज में हम न्यूज रूम से बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नितिन गडकरी से ही इसकी शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा क्या है, पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा इफ्तार पार्टी में बीजेपी के वो नेता जा रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में आखिर क्यों पहुंच रहे हैं? क्या ये भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है या कुछ और है? ये भी समझेंगे। और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी नेता से मिल रहे हैं केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल पंजाब जाकर बीजेपी के नेता से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। पहले सुनिए यहां नितिन गडकरी को। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। तो यहां साफ साफ कह रहे हैं नितिन गडकरी की जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। लेकिन बात यहां जात पात की बात हिंदुस्तान में अगर ना हो तो फिर हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है इसको समझना मुश्किल है। और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत और सबसे बड़ी बात कि जात पात की बात करने वाली ही पार्टी में है नितिन गडकरी। लेकिन अब क्या ये अपनी पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं या विद्रोह उन लोगों से कर रहे हैं जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? यहां ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि दीक्षांत समारोह में है, तस्वीरों से नागपुर में है अमलेंदु जी। और सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कह रहे हैं कि भले चुनाव ना जीतूं मैं, मतलब चुनाव हार जाऊं लेकिन कस के मारूंगा लात की बात कर रहे हैं। जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको ये बयान, क्या इस बयान के साथ साथ वो घिर गए हैं या इस बयान के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग जो हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे?
देखिए समीर जी, राजीव जी, लगता ये है कि बीजेपी के अंदर शायद अब दो धड़े बनना शुरू हो गए हैं और एक धड़े का नेतृत्व गडकरी कर रहे हैं और दूसरा धड़ा मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि गडकरी लगातार जो बयान दे रहे हैं वो सीधे सीधे मोदी जी के बयानों के एकदम विपरीत हैं, बल्कि कहा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा समझा जाता है उसके खिलाफ वो जाते हैं। क्योंकि मोदी जी तो खुलकर ओबीसी की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे, जातियों की जब मंत्रिपरिषद उन्होंने अपना पुनर्गठन किया उस मंत्रिपरिषद का, तो उन्होंने बाकायदा नाम लेके बताया था कि किस जाति का कौन कौन मंत्री है, ये सब बताया गया था। तो अब नितिन गडकरी का ये कह रहे हैं कि कोई करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। तो ये साफ तौर पे एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी की जो जाति और धर्म की राजनीति है उसके खिलाफ गडकरी खड़े होते हुए शायद नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले समझाया जाता था कि गडकरी जो है जो जातिगत जनगणना की मांग चल रही है उस पर कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराने की मांग करने वालों को कि कस के मारूंगा लात। लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया एकदम कि जो लोग जाति की बात लेकर उनके पास आते थे, तमाम जाति के संगठन के लोग जो आते हैं, तो उनसे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट दो या नहीं दो, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहूंगा और मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करूंगा। तो अगर गडकरी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो बीजेपी में क्या करेंगे नितिन गडकरी, ये बड़ा सवाल है राजीव जी। तो अब हालांकि वो आरएसएस की भी बहुत दुलारे समझे जाते हैं और अगर उनके खिलाफ जो एक तरह से कहा जाए यूपीए सरकार में एक मामला नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री के दावेदार वही थे मोदी जी की बजाय। पहली पसंद थे वो आरएसएस के, आरएसएस की पहली पसंद थे। तो अब अगर वो आरएसएस से भी अगर उनकी कुछ नाराजगी हो गई है तो फिर कैसे बीजेपी में टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है राजीव जी। हालांकि उनको संसदीय बोझ है उससे पहली बार किया जा चुका है नितिन गडकरी जी को बीजेपी की। तो अब क्या मंत्रिमंडल से भी बाहर होना चाहते हैं गडकरी जी, या अब वो तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी जानी है? क्योंकि राजीव जी, नरेंद्र मोदी अभी तक बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए लेकिन बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। और इसको लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी अभी तक बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, तो इनका प्रधानमंत्री बनना जो है वो संवैधानिक नहीं है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है वो अलग का मसला है। लेकिन नितिन गडकरी जिस तरीके से राजीव जी बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पर अब समझ में आने लगा है कि नितिन गडकरी अब तैयारी शायद बीजेपी के अंदर एक नया धारा बनाने की कर रहे हैं। नया धारा बनाने की कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ है। मगर जात पात की राजनीति बीजेपी खूब करती है और उसमें भी 80 और 20 की जब राजनीति होती है तो उसमें 80 में भी अलग अलग भेद करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई देती रही है। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, और इस वक्त तो इस साल बिहार में चुनाव है और ऐसे में नितिन गडकरी का ये बयान कि मेरे पास कुछ लोग जाति अलग अलग जातियों के लोग आते रहे हैं और जात पात की बात करते रहे हैं, तो उनसे मैं कहता रहा हूं कि जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। और लेकिन दीक्षांत समारोह में ऐसी बात करना कहां तक कितना उचित है, क्योंकि दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स होते हैं। लात मारने की बात, वो भी कसकर मारूंगा लात कहने की बात कितना उचित है ये तो मंत्री साहब समझें। लेकिन उन्होंने एक बड़ा नुकसान जरूर कर दिया है अपनी ही पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा जात पात की बात करती आई है। और जब जब बातें होती हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म की बात होती है तो वहां बंटवारे की बात ये पार्टी करती रही है। और ऐसे में नितिन गडकरी क्या अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दिए हैं, क्या आरएसएस के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल। जिन लोगों ने नहीं सुना हो एक बार फिर सुनाना चाहता हूं नितिन गडकरी के इस बयान को, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो करेगा जात की बात, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात वो कर रहे हैं और इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात कर रहे हैं। और कलाम साहब देश के राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं, और बहुत ही लर्नेड पर्सन और साइंटिस्ट। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त वो देश के राष्ट्रपति रहे और बहुत ही अच्छे राष्ट्रपतियों में से माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय से आने वाले कलाम साहब को याद तो जरूर कर रहे हैं यहाँ नितिन गडकरी, लेकिन जो बात कह रहे हैं ये कलाम साहब शायद नहीं करते और न ही कोई भी ऐसा लर्नेड पर्सन जो है वो करेगा जो बात ये कह रहे हैं। सुनिए एक बार फिर, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनका न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। रविवार का दिन है, चाय की चुस्कियां लीजिए, थोड़ा लेट जगे होंगे आप लोग मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी हमारे साथ चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा अगर मौसम बदल रहा है तो कुछ ठंडा खाना लेकर बैठिए। और ब्रेकिंग न्यूज में और भी बहुत कुछ है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं
कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। तो खैर ये उसूल है इनका, मंत्री महोदय का, नितिन गडकरी का, उन उसूलों पे वो खरे हैं। अच्छी बात है, वो रहें, पकड़ के रहें। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर नितिन गडकरी का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाने वाला है और इस बयान के बाद इनकी पार्टी में और खासकर इनकी सियासत में और क्या कुछ होगा ये देखने आगे देखेंगे। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के ही नेताओं की अगर हम बात करें तो कई नेता हैं जो मुसलमानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। कई नेता नहीं बल्कि ये पार्टी ही मुस्लिम के अगेंस्ट बनी हुई एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म की हिमायत तो करती है, लेकिन साथ साथ दूसरे धर्मों के साथ, न सिर्फ मुस्लिम धर्म बल्कि दूसरे धर्मों के साथ भी कहीं ना कहीं दूरियां बरतने की सलाह भी देती है और खुद की इनकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही है। लेकिन इसी धर्म के लोग अगर इफ्तार पार्टी में जाएं तो फिर क्या कहा जाएगा? क्या वो दोगला चेहरा है या कुछ और है? ये समझना बहुत जरूरी है। जरा दिखाना चाहता हूं उस तस्वीर को जहां बीजेपी शासन में अभी है दिल्ली में और यहाँ की मुख्यमंत्री और कई सारे उनके साथी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। आखिर इफ्तार पार्टी की तस्वीरों के साथ जरा स्क्रीन पर ले आइए और अगर बयान है तो बयान भी सुनाइए, क्या कुछ कह रही हैं यहाँ रेखा गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण है, आइए जरा सुन लेते हैं रेखा गुप्ता को। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। शब्द बड़े बड़े गढ़ लेती हैं रेखा जी, कह रही हैं सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल हम भी चाहते हैं, देश के का हर नागरिक चाहता है कि आगे इसी ढंग से बढ़ें, लेकिन क्या प्रेम, सद्भाव, सौहार्द की बात ये पार्टी करती है? एक बड़ा सवाल है यहाँ पे और एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल तो हम खड़ा कर ही सकते हैं, इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जब वोट मांगने की बारी आती है तो नफरत की बौछार करते हैं, लेकिन जब आप शासन प्रशासन की बात आती है तो फिर कुछ और करते हैं। आखिर ये दोहरा चेहरा क्यों है आपके सामने? ये सब कुछ इनकी बातों से समझ में आ जाता है। इनके अलावा किरण रिजिजू साहब वो भी बहुत सारी बातें करते आए हैं और वो भी धर्म की राजनीति, क्योंकि पार्टी में, जिस पार्टी में है उस पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय तो है लगा हुआ, लेकिन भारत के विभाजन की बहुत सारी रेखाएं उसमें उभरती हुई दिखाई भी देती हैं। दक्षिण उत्तर की बात हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। ऐसे में किरण रिजिजू साहब भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी सुनिए किरण रिजिजू को। का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी जगह जगह होते हैं। मैं आज हमारा दिल्ली हज कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौशल जहां जी ने और उनकी टीम ने जो बहुत खूबसूरत यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है, तो आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र महीना है रमज़ान का और कल होली हुआ और सिखों के लिए होला है, तो जो पवित्र इस तरह का अवसर में मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है। हम भाईचारा सबको खुश रहने के लिए अपील करते हैं, मिलजुल के तालमेल करके देश के लिए काम करेंगे और फिर हम अपने अपने कार्य हैं कैसे अच्छा करें, इसका भी हम काफ़ी अपना मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों से, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे भी हम सलाह मशवरा करते रहते हैं। जितना मेरे मौलाना है, काफ़ी लोगों से भी। और हज कमेटी दिल्ली का बहुत अच्छा काम चल रहा है और कौशल जहां बहुत अच्छा काम करती हैं, मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, तो उन्होंने आमंत्रित किया है तो इफ्तार में आया, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं
शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द और शुभकामनाओं की बात बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे कि सबके बीच ये प्रेम, सौहार्द और सद्भाव बना रहे और परस्पर भाईचारा बना रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके साथ ये भी है कि क्या यहाँ ये पैगाम जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी के साथी करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता और कम से कम वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं ये लोग करेंगे। किरण रिजिजू साहब जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, और चादर चढ़ाने भी गए थे, अजमेर शरीफ गए, प्रधानमंत्री की चादर चढ़ाने गए थे। और राजीव जी जब वो हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंचे तो वहाँ पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि वो जो अजमेर में जो मुकदमा दायर किया गया है कि वो हिंदू स्थल है, उस पर क्या कहना है। तो उसमें कहा था कि आप ऐसे समय खराब बातें क्यों करते हैं। खराब बात है, मतलब वो बात खराब है, ये मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जी, तो ये है। ये तो अब ये राजीव जी सवाल यही है कि जब आपको एक तरह से कहा जाए कि वोट चाहिए हैं या आपको जब सरकार चलाने का मसला आता है तब आपको लगता है कि ये समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए, लेकिन जब आपको वोट चाहिए तो आप समाज का बंटवारा करके, समाज का विभाजन करके ही वोट जो है आप लेना चाहते हैं। अब इसी तरीके की बात राजीव जी देखा जाए तो नितिन गडकरी कर रहे हैं कि मैं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करूँगा, चाहे मैं हार जाऊँ, और अगर हार जाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, यहाँ तक कह रहे हैं। तो ये सवाल जो कह रहे हैं नितिन गडकरी कि मैं हार जाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, तो ये बात तो मोदी जी पर भी निर्भर लागू होती है कि हार जाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। बीजेपी के और नेता भी उन लोगों पे भी होती है जो मस्जिदें ढकवा रहे थे। तो राजीव जी एक तरफ तो मस्जिदें ढकवाई जाएंगी और दूसरी तरफ आप जाकर इफ्तार पार्टियों में शामिल होंगे और फिर वहाँ से बताएंगे कि सब मिलजुल कर रहे हैं और पवित्र महीना है रमज़ान का। तो जब पवित्र महीना रमज़ान का है और पवित्र होली भी है और उसी दिन पवित्र जुमा पड़ रहा है, तो आखिर मस्जिदें ढकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से उठता है। और मुझे लगता है राजीव जी की बीजेपी की जिस तरीके की राजनीति है तो उस राजनीति में बीजेपी सब तरह हर मतलब कहा जाए पल्ले में बैठना चाहती है, लेकिन ये तय नहीं कर पाती है कि उसको जो है आखिर किस पल्ले में बैठना है। लेकिन एक चीज़ तय है कि वो समाज का विभाजन हर तरीके से करना चाहते हैं, इसको बार बार वो साबित करते हैं। जी, बार बार ये साबित तो करते हैं बीजेपी के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनके काम करने का जो उनका तरीका है, इससे आप सब परिचित हैं, आज से नहीं पिछले 40-43 साल से। इसलिए यहाँ कुछ उस पर ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन नेताओं को एक्सपोज करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं जो लात मारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता अभी नई नवेली वो सीएम है यहाँ की दिल्ली की, और वो जो बात कह रही हैं वो एक अलग है। किरण रिजिजू साहब कई बार बहुत आउट ऑफ द लाइन चले जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वो वैसी बातें करने के बाद भी जा रहे हैं अगर इफ्तार पार्टी में, और वो भी प्रेम सद्भाव की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सब कहेंगे कि ये सब तो अच्छा कर रहे हैं, तो इसमें आप क्यों यहाँ पर खबर यही है कि ये अच्छा नहीं करते हैं। खबर ये है कि इन लोगों ने हमेशा बंटवारे की बात की है, इसीलिए ये खबर है। और ऐसे लोग अगर जा रहे हैं तो फिर लगता है कि कहीं दाल में काला तो नहीं है। और लेकिन यहाँ नितिन गडकरी के ऊपर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को आप जानते हैं कि पहले वो कांग्रेस पार्टी में थी, प्रवक्ता थी, उसके बाद वन फाइन डे उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, शिवसेना उद्धव गुट, अब उद्धव गुट कहना जरूरी है क्योंकि उस समय सिर्फ शिवसेना पार्टी होती थी, अब उद्धव गुट में हैं वो और सांसद हैं, लेकिन तेज तर्रार नेता हैं और शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से उन्होंने सीधा हमला बोला है नितिन गडकरी पे। क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, सुनिए। Nitin Gadkari, he said that he does not bring above everything else. I totally endorse what he is saying, and this is the kind of thought process that we should be, as leaders, should be inculcating in the society, simply because we are seeing how caste-based divisions are happening across the country. First, it's the religious divide that we face, then is the caste divisiveness. Maharashtra is facing a backlash of this kind of politics from the Bharatiya Janata Party. For Nitin Gadkari ji to say it, it means a lot, and hopefully his actions, his words will also influence his colleagues in the cabinet, his colleagues in the state government, and they will realize
that reducing people to their caste identities, taking decisions on who gets a ticket on what basis, representation, etc., is I think an unfortunate outcome of politics and political opportunism. I welcome his words, and I just hope that his actions, his words are also तो सुन रहे थे आप प्रियंका चतुर्वेदी को साफ साफ यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नितिन गडकरी के बयान पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जाति आधारित जनगणना की देश में बात हो रही हो, जब देश ऑलरेडी जात पात में बटा हुआ देश है, लेकिन इसमें कई जातियों के लोगों को, कई समुदाय के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश में लगातार पिछले 75 साल से ये देश लगा हुआ है, बना हुआ है, जहाँ पर परिसीमन की बात भी हो रही है लेकिन जनगणना की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि जनगणना यानी सेंसस, और सेंसस में जाति आधारित सेंसस की मांग भी लगातार इंडिया गठबंधन के नेता करते आए हैं, और उसमें भी राहुल गांधी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अगर कोई करेगा जात पात की बात तो उसको कस के मारूंगा लात वाला जो अगर स्लोगन दे रहे हैं नितिन गडकरी, तो ये कहीं ना कहीं यहां से देश की सियासत में एक नई मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। कैसे सुना इसको देखते हैं आप? और खासकर अमलेंदु जी कि जब प्रियंका चतुर्वेदी अब आगे, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के और भी नेता इस पे बयान देंगे और पूरी सियासत जात पात के इर्द गिर्द ही घूमती है। बिहार में भी देख लीजिए आप, नीतीश कुमार को चाहे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, क्यों अपने खेमे में लेना चाहता है? इसलिए बीजेपी लेना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार के पास कम से कम 4% तो अपना वोट बैंक है जो उनके साथ है। मायावती हैं, 12% उनका अपना वोट है, भले वो गिर गया हो लेकिन है, अभी भी 12 नहीं अब 6 है, 7 है, लेकिन है। तो इसीलिए इस बंच को आप छोड़ना नहीं चाहते। अब है कि अब आप कह रहे हैं कि जो ठीक है, जात पात को दूर कीजिए, मैं भी जात पात पे भरोसा नहीं करता पर्सनली अगर कहा जाए, लेकिन जो पिछड़ा तबका है उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? आप आइडेंटिफाई तब करेंगे जब आप जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, और उसी की तो मांग हो रही है। और इस मांग को दबाने के लिए यह बयान दिया हुआ नहीं लगता आपको? यहाँ राजीव जी एक बात गौर करने की ये भी है कि नितिन गडकरी भी चित्पावन ब्राह्मण हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक चित्पावन ब्राह्मण का बयान है कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। लेकिन अगर यही सवाल पूछ लिया जाए गडकरी साहब से कि आपने आरएसएस में क्यों नहीं कहा कि वहाँ हमेशा जो है एक रज्जू भैया को छोड़कर बाकी सब चित्पावन ब्राह्मण ही सरसंघचालक क्यों होते हैं, ये सवाल तो उठता है गडकरी साहब से। गडकरी साहब जो है क्या कस के लात मारेंगे यहाँ आरएसएस को भी कि आप जो है चित्पावन ब्राह्मणों को ही आप बनाते हैं आरएसएस का मुखिया? और राजीव जी सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण यानी वहाँ के महाराष्ट्र के जो देशस्थ ब्राह्मण हैं उनको भी नहीं बनाते आप? उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को तो छोड़ ही दीजिए, कान्य कुब्जों को या सनाड्य को या मैथिल ब्राह्मण को, किसी को आप नहीं बनाते। आप सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण को बनाते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये यूरेशिया से आए थे और ये यहूदी सेक्ट से आए थे। ये इस तरह के दावे भी किए जाते हैं। तो अब ये दावे हमें नहीं पता कि सही है गलत है क्या है, लेकिन फिलहाल जो है चित्पावन ब्राह्मण अलग से जो है समझे जाते हैं इस यूनिवर्स में, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो ये उनका एक बयान है। तो इसीलिए राजीव जी जो ये बात कर रहे हैं कि जब जो करूँगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, बिल्कुल ठीक है, आप उसको कस के लात मारिए, लेकिन जातिगत भेदभाव जब तक है तब तक जातिवाद क्यों नहीं होगी? क्या गडकरी जी ये बता सकते हैं क्या जातिगत भेदभाव खत्म हो गया? क्या नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी कहना बंद कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने ये कहना बंद कर दिया कि वो जो है वो पिछड़ी जाति के हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने कहना ये बंद कर दिया? और अगर ये कहना बंद नहीं किया तो फिर आप किस तरीके से जाति की राजनीति आप नहीं करेंगे? किस तरीके से आप जो जाति की करेगा बात उसको मारेंगे लात? यह है। तो सवाल राजीव जी यही है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जाति की बात करें, लेकिन जो असली बात है राजीव जी, यहाँ भी वो आरएसएस का एजेंडा ही पुश करते हुए नजर आते हैं। और इसलिए नजर आते हैं कि चूंकि आरएसएस अपने हिंदुत्व की छतरी के नीचे जो है वो सारी जातियों को एकजुट करके ये बताना चाहता है कि हिंदू धर्म के अंदर जाति जैसी कोई बात है ही नहीं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर जाति ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब शादी विवाह की बात आती है, रोटी बेटी के संबंधों की बात आती है, तब जाति तो सबसे आगे चलकर बोलती है। तो ये सिर्फ सवर्ण जातियों में ही नहीं बल्कि जो दलित या पिछड़ी जातियाँ कही जाती हैं उनके अंदर भी जाति के अंदर जाति उपजातियाँ हैं। तो ये बहुत गुथा हुआ समाज है राजीव जी। तो इसमें इन बातों से, ये हवाई बातों से कि साहब मैं जो जाति की बात लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि क्या ये नितिन गडकरी का बयान उन तमाम जातियों के लिए है
या ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए? देखिए, सोचने की बात है, पिछड़ा वर्ग जो दबा कुचला है उस वर्ग के लिए है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो भी, जैसे आप बता रहे हैं, चितपावन ब्राह्मण हैं और पूरा का पूरा आरएसएस जो है वो भरा हुआ है चितपावन ब्राह्मणों से, टॉप पे वही लोग रहते हैं। ये सब भी हम लोगों ने देखा है और इतिहास गवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है रज्जू भैया के अलावा जो आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित बात आप अगर कर रहे हैं तो किन जातियों के लिए कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं? ब्राह्मण के लोग आए, ब्राह्मण संगठन आया आपके पास और कह रहा है कि हमारी जाति के उत्थान के लिए आप कुछ कीजिए साहब, उनके लिए कह रहे हैं आप? ये सवाल तो पूछा जाएगा गडकरी साहब से कि ब्राह्मणों के लिए आपने किया, या आपने यादवों के लिए किया, या आपने दलितों के लिए किया? किनके लिए आप इस जात पात की बात कर रहे हैं? ये तो सवाल उठता है। बिल्कुल राजीव जी, ये सवाल उठता है। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी उपजातियां हैं, उनमें भी ओबीसी हैं। जोशी, भटरी, गिरी, गोस्वामी, ये सब जो है राजीव जी आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो वहाँ भी जो है एक रूपता नहीं है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना बटा हुआ, इतना गुथा हुआ समाज है कि यहाँ आप ये बात कर ही नहीं सकते कि जात पात की बात नहीं करेंगे। तो पहले तो जो जातियां हैं वो अपनी उपजातियों में ही दूर कर लें भेदभाव जो है, उसके बाद फिर बातें होंगी कि साहब कोई जाति की बात करेगा कि नहीं करेगा। और राजीव जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र ने एक तरह से कहा जाए जो पिछड़ी हुई जातियां थीं, जो दलित जातियां थीं, या जो कहिए जो वंचित तबके थे जिनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता था कि कोई इस तरह की जाति भी होती है। वो अपने अपने क्षेत्रों में छोटी छोटी जातियाँ जो कही जाती हैं वो होती थीं, उनको एक नई आकांक्षाएँ दी और उनकी भी बात अब सुनी जाने लगी। और इसीलिए राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इसीलिए जातिगत जनगणना की बात होती है कि समाज के वो तबके जिनका हक मिलना चाहिए था और उनकी कम आबादी, या जो उनको कहिए कि समाज में वो वंचित जातियां थीं, उनको उनका हक नहीं मिला, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी गई। तो इसलिए उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए और जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि किस जाति के कितने लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं और कितना उनका संसाधनों पे हक है। तो ये संसाधनों के बराबर का बंटवारा जो है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो। तो अब नितिन गडकरी को ये स्पष्ट करना होगा कि वो ये जो कह रहे हैं कि जो करेगा जातिवाद उसको मारूंगा लात, तो वो किस संदर्भ में कहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ लोग आए जाति के ठेकेदार, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि जाति के संगठन चलाते हैं। ठीक है, वो जाति के संगठन चलाते हैं, लेकिन आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि किस जाति के लिए ये बात कही गई है? तो आपको स्पष्ट करना चाहिए था कि आपके पास ब्राह्मण। ये तो साफ देखिए, एक तो साफ लग रहा है कि जाति आधारित जनगणना यानी जातिगत जनगणना की जो बात लगातार हो रही है, इस पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के कोई भी जो उच्च पद पे बैठे हुए नेता हैं। कह रहे हैं ये जाति के नाम पे समाज तोड़ने का षड्यंत्र, जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हैं। और जबकि अब तो मायावती ने भी कह दिया है। बिल्कुल, मायावती कल ही मायावती जी ने ट्वीट किया, काशीराम जी की जो जयंती थी उस पर, और लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया और जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की राजीव जी, लगभग पूरा एक पन्ना जो है उस प्रेस विज्ञप्ति का, मतलब समझिए कि 600 से लेकर 700 के आसपास शब्द जो है वो कास्ट सेंसस पर ही उन्होंने अपनी बात रखी है। और ये बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कहते थे कि जनसंख्या मतलब जनगणना कराना क्यों जरूरी है, चूंकि उससे जन कल्याण होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये कहना था। तो उस संदर्भ को भी उन्होंने जोड़ा है और जातिगत जनगणना पर इसे कहा जाए मायावती जी ने खुलकर इंडिया गठबंधन का इस मामले में समर्थन किया है। तो ये चीजें बढ़ रही हैं राजीव जी, और ये मांगे जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन की मांग रह गई है, ये इसका दायरा बढ़ रहा है और बीजेपी इससे चिंतित होती हुई नजर आती है। खुद बीजेपी के सहयोगी हैं, उनको लेकर अब जातिगत जनगणना के सवाल पर चिराग पासवान जो है वो समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं, अनुप्रिया पटेल जो है वो समर्थन में खड़ी हुई नजर आती हैं, नीतीश कुमार जातिगत सर्वे करवा ही चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, यानी जीतन राम मांझी बाकायदा दलित हक सम्मेलन बुलाकर कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ये कह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब नितिन गडकरी जी जो बताएं कि ये चिराग पासवान के लिए कह रहे थे, कि जीतन राम मांझी के लिए कह रहे थे, कि नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे कि जो करेगा जातिवाद उसको मारूंगा कस के खिलाफ, या मोदी जी के लिए कह रहे थे, ये साफ साफ बताएं, चूंकि मोदी जी भी जाति की बात करते हैं। हाँ, वो तो पहले कहते हैं कि मैं तेली हूं, तो कभी कुछ और बोलते हैं, कभी ओबीसी कहते हैं। 2014 के चुनाव में निचली जाति के थे और 2019 के चुनाव में पिछड़ी जाति के हो गए। बिल्कुल। और 2003 से पहले जो थे वो सवर्ण थे, क्योंकि 2003 में वो उनकी जब सरकार बनी तब उनकी जाति जो है वो ओबीसी में शामिल की गई। हाँ, तो मोदी जी तो तीनों जातियों में मजा ले चुके हैं।
मतलब तीनों कैटेगरी का। तो ये आखिर गडकरी जी किसको कहना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको और स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन ये दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एमके स्टालिन ने बुलाया परिसीमन के मामले में, भाषा विवाद के मामले में, खासकर परिसीमन के मामले में। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन दोस्तों, डिलिमिटेशन जो है वो उसके जरिए देश का जो संसदीय प्रणाली है, जो सीटों का बंटवारा विधानसभा और लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है, और वो जाति आधारित जनगणना के हिसाब से नहीं बल्कि जनगणना के हिसाब से होता है, यानी सेंसस के हिसाब से। और सेंसस जो 2021 में होना चाहिए था, यानी जनगणना जो 2021 में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय पैंडेमिक यानी कोरोना का काल था और उसमें वो देश फंसा हुआ था। अब देश उससे उबर चुका है और उसके 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल से ज्यादा, चौथा साल चल रहा है। इन 4 वर्षों में सरकार अभी तक नहीं सोच रही है कि जनगणना करवाएं, और लेकिन डिलिमिटेशन की बात जरूर हो रही है दक्षिण भारत में। और इसी को लेकर एमके स्टालिन ने जो 22 तारीख को बैठक बुलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, और उस बैठक में अब इधर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री भी उन्होंने राजीनामा दे दी है कि वो जाएंगे, और इनके अलावा आंध्र प्रदेश, इनके अलावा इधर पंजाब, और ये दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए परेशानी है। इस दायरे में कहीं ना कहीं दक्षिण का जो आंध्र प्रदेश है और उसके वर्तमान मुखिया जो हैं, सीएम जो हैं यानी चंद्रबाबू नायडू, वो भी दिखाई देते हैं। और इस दायरे में कहीं ना कहीं आपको यह भी बता दूं कि कल को अगर चंद्रबाबू नायडू अगर आगे बढ़ेंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो नीतीश बाबू भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू को भी अपनी कुर्सी, अपनी साख, अपनी पार्टी बचानी है। और निशांत के हवाले अगर पार्टी को करनी है तो पार्टी को बिल्कुल बर्बाद करके, जर्जर करके तो वो नहीं जाएंगे, ये साफ दिखाई देता है। इसीलिए यहां पर ये पूरा का पूरा दायरा इंडिया। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात जिनका जिक्र मैंने सबसे पहले किया, वो है मायावती। मायावती जी का कल का बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी जब पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र वहां उत्तर प्रदेश में रायबरेली, तब उन्होंने जो बातें कही थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं चाहता था कि मायावती आए, हमारे साथ आए, और अगर मायावती जी आती तो हम बीजेपी को हरा देते। ये जो दावा था, और बहुत ही मजबूत दावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहीं यहीं से मायावती थोड़ी सी हिली हुई नजर आ रही हैं, थोड़ा सा झुकी हुई नजर आ रही हैं, और मायावती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के करीब जाति आधारित जनगणना पे तो नजर आ ही रही हैं। एक तरफ पूरा का पूरा अपोजिशन है, और अपोजिशन में मजबूत होती कुछ पार्टियां, जैसे मायावती अगर आ जाती हैं अपोजिशन में, जैसे यहां पर अपोजिशन में अगर बीजू जनता दल आ जाता है, तो फिर जगनमोहन रेड्डी अगर आ जाते हैं अपोजिशन के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ, पिनरई विजयन भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, भले वो परिसीमन का मामला हो, भले वो डिलिमिटेशन का मामला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये सब अगर साथ आते हैं तो जाति आधारित जनगणना की मांग भी होगी। और ऐसे में एक बड़ी पटखनी की तैयारी चल रही है, यानी देश में अंदर ही अंदर सियासी भूचाल आने वाला है, ये तय मानिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, देश में सियासी भूचाल आने वाला है, और जो भूचाल आने से पहले जो सतह पे शांति होती है वो समझ में आ रही है कि किस तरीके से सतह पर चीज़ें चल रही हैं, और ये भूचाल तैयार हो रहा है। दक्षिण से डिलिमिटेशन की जो राजीव जी के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जुट रहे हैं, और इतना ही नहीं राजीव जी, वो इसके साथ साथ वो त्रिभाषा फार्मूला जो है, इस पर भी मामला शुरू हो गया है। और त्रिभाषा फार्मूले पर जो बीजेपी के सहयोगी हैं, पवन कल्याण जनसेना पार्टी है जिनकी, और जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले उन्होंने हिंदी का जबरदस्त विरोध किया, फिर लेकिन जब समझ में आया कि ये एक तरीके से कहा जाए कि वो बीजेपी नाराज हो रही है, तो उन्होंने एक सफाई दी। उस सफाई में भी उन्होंने ये कहा कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। कल रात में उन्होंने ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा, हिंदी में भी ट्वीट किया और अंग्रेजी में भी ट्वीट किया राजीव जी, और हम वो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है पवन कल्याण ने। और ये उनका कि किसी भाषा को जबरन थोपा जाना, किसी भाषा का आंख मूंद कर केवल विरोध किया जाना, दोनों ही जो है हमारे लिए। मैं पढ़ देता हूं। किसी भाषा को जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंद कर केवल विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं, और इस पहले पैराग्राफ से वो कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं, और वो भी किसके सामने? जिस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, जिस संगठन के साथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पवन कल्याण का यह जो बयान है, जो लिख रहे हैं, मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने केवल इसे सबके लिए अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। जब NEP 2020
जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 खुद हिंदी का अनिवार्य तौर पर लागू नहीं करता है, तो इसके लागू किए जाने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है। एनईपी के अनुसार छात्रों के पास एक विदेशी भाषा के साथ साथ कोई भी 2 भारतीय भाषाएं अपनी मातृभाषा सहित सीखने की सुविधा है। यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। बहुभाषी नीति छात्रों को आधिकारिक विकल्प प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। राजनीतिक एजेंडे के तहत इस नीति की गलत व्याख्या करना और यह दावा करना कि मैंने इस पर अपना रुख बदल लिया है, केवल पारस्परिक समझ की कमी को दर्शाता है। जनसेना पार्टी हर भारतीय के लिए भाषाई स्वतंत्रता और शैक्षिक विकल्प के सिद्धांत पर दृढ़ता से खड़ी है। यानी साफ साफ यहां इन्होंने अपने यानी एनडीए का विरोध किया, एनडीए में भी बीजेपी के जो एनईपी नीति है इसका विरोध किया। हाँ बिल्कुल उसका विरोध किया और ये कह रहे हैं कि उसको मेरी बात को समझने में गलती हुई, लोगों को गलती हुई और मतलब जो जनसेना पार्टी है वो भाषाई विविधता और इसकी स्वतंत्रता जो है इसके लिए दृढ़ता के साथ खड़ी हुई, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जा सकता। तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कि ये ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी पर प्रहार है। हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है और थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की और ये कहा गया है कि उनकी बात को पहले गलत समझा गया, लेकिन जब उन्होंने सफाई दी है तो सफाई में भी उन्होंने बीजेपी का एक तरीके से ये विरोध ही किया है। ये बात बहुत साफ तरीके से समझ आ रही है। तो यानी राजीव जी कि जिस तरीके से चाहे वो डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, चाहे वो ये मसला भाषा का मुद्दा हो और चाहे वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का मसला हो, इस पर विपक्ष की तमाम वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन से बाहर थीं वो भी अब इंडिया गठबंधन के साथ एक वैचारिक सहमति की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और जातिगत जनगणना का मसला भी उनमें एक और जुड़ गया है। तो 4 बड़े मसले एक तरीके से कहे जा सकते हैं वो इस तरीके के मसले बन रहे हैं जिस पर एक बड़ी विपक्षी एकता बनने जा रही है और ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा कर सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात जो 18 तारीख को बैठक होने जा रही है, चुनाव आयोग की बैठक, आज से तीसरे दिन, आज 16 मंगलवार को दूसरे दिन, यानी आज 16 है, कल 17, कल से पार्लियामेंट की शुरुआत हो जाएगी सुबह 11 बजे से और परसों बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चुनाव आयोग ने आधार कार्ड डिपार्टमेंट को भी बुलाया है, इस बैठक में गृह मंत्रालय को भी बुलाया गया है, इस बैठक में कानून मंत्रालय को भी बुलाया गया है और कई ऐसे उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा निर्णय हो जाता है जिसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को सामने लाया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करवाने की व्यवस्था अगर हो जाती है तो शायद बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बीजेपी अभी कहीं ना कहीं उसी ट्रांसपेरेंसी का फायदा लेती है और चुनाव में धांधलियां हो रही हैं, ये तो जग जाहिर है। और खासकर जो पश्चिम बंगाल की लिस्ट आई है जिसमें बीजेपी ने भी उस सूची का, उस लिस्ट का वहां पर वो किया है, कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए ये जरूरी है कि यहां समझा जाए कि चुनाव आयोग घिरा हुआ है और उसमें भी एक तरफ तो चुनाव आयोग ईवीएम पर घिरा हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग यहां वोटर लिस्ट पे घिर गया है, फॉर्म 17C। उसके बाद तीसरा मामला आता है, उस पर भी चुनाव आयोग बार बार घिरता नजर आता ही है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो समझ में आता है कि यहां से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अगर चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली को रोक दिया जाए। और तो इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उतनी पार्टियां भी रहें। अब तो हालांकि इंडिया गठबंधन का कुनबा दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है और एनडीए का कुनबा हम लोगों को दिखेगा कि वो कम होगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की बात आप कर रहे हैं, संजय निषाद हैं जो अलग होने की बात करते हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और लेकिन उससे पहले जो पश्चिम बंगाल में और उससे पहले इसी साल बिहार में चुनाव है, बिहार में भी बहुत कुछ बदलते हुए आप देखेंगे और उसमें जीतन राम मांझी, उनके पास भी एक वोट बैंक है
है। जीतन राम मांझी ने अलग से अपनी ताकत पटना के गांधी मैदान में दिखा दी है। तो और उनकी उस ताकत दिखाने वाले यानी उस विरोध प्रदर्शन वाले दिन उसी मंच पर पहुंचे थे नीतीश कुमार भी, यानी नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं सहमति थी तभी तो वहां पहुंचे थे वो। और उनकी सहमति हो ना हो लेकिन उनकी मजबूरी भी रही होगी कि नहीं, अगर जाऊंगा तो दलित और अति पिछड़ा जो वर्ग है दलितों का वो उनके साथ नहीं जाएगा, वो खिसक जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें सियासी जो गणित है उसको बैठाने और फिट करने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इस देश की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे और उस बदलाव में मायावती भी नजर आएंगी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, उसमें मायावती भी नजर आएंगी। और मायावती जी ने जो कल अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और जो उसमें बातें कही हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं मर जाऊंगी, मतलब उन्होंने भी इस तरीके का कि मतलब राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में राजनीति से संन्यास क्यों लूँ, ये भी कहा। तो यानी वो ना बीजेपी के साथ जाएंगी ना राजनीति से संन्यास लेंगी, ये एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ये स्पष्ट करने का राजीव जी मतलब सीधे सीधे यही है कि मायावती जी ने अब ये शायद तय कर लिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन के मुद्दों पर अपना समर्थन देंगी और उनकी कुछ कही जा सकती है खटास जो है शायद समाजवादी पार्टी को लेकर है, लेकिन वो भी समय आने पर दूर हो जाएगी ऐसा प्रतीत होता है। तो एक बड़ा समीकरण जो है वो बन सकता है देश की राजनीति में और एक बड़ा बृहद इंडिया गठबंधन जो है वो आकार ले सकता है। इधर राजीव जी कल एक निजी टीवी चैनल पर चिराग पासवान थे और उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और आप बीजेपी का चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार को चाहते हैं, किसका आप चाहते हैं। इस पर जो उनका जवाब था राजीव जी वो बड़ा महत्वपूर्ण था और चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारा फेस हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आपने जो है इस तरीके का सवाल पूछ दिया कि नाक को जो है ऐसे पकड़ा जाए कि ऐसे घुमा के पकड़ा जाए, तो यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और पहले उनकी जो थी वो गलतफहमियां थी नीतीश कुमार के साथ, वो अब नहीं रही। तो राजीव जी ये भी एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी जो सोच रही है बिहार में तो उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बनने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। तो एक बड़ा दबाव की राजनीति बिहार में एनडीए में चल रही है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले समय में बिहार में एनडीए क्या इसी स्वरूप में होगा जिस स्वरूप में आज है, और अगर इसी स्वरूप में होगा तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जो विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी का सपना पूरा करना है, तो क्या 2025 में भी अटल जी का सपना पूरा नहीं होगा? ये बात बिल्कुल सही है। और क्या साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये भी एक सवाल है। क्या बीजेपी अपने दम पर पूरी की पूरी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या बीजेपी इधर जेडीयू के साथ लड़ेगी, एक ये भी सवाल है। और सवाल कई सारे हैं। उन सवालों के बीच जब बिहार का जिक्र आपने छेड़ा है तो बिहार में पिछले 3-4 दिनों में आज खबर तीसरे एएसआई के ऊपर हमले की आई है। 2 एएसआई और पुलिस के 2 अगर कर्मचारी कहें, अधिकारी कहें, अगर उनकी मौत हो जाती है तो ये दुखद है। ये आज भागलपुर की घटना है। भागलपुर की घटना है राजीव जी। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जिसमें एक एएसआई भी शामिल है। और पुलिस टीम पर हमला किया गया। तेजस्वी यादव ने उसका वीडियो भी जारी किया है, लेकिन चूंकि वो उसके अंदर कुछ एक कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं यूट्यूब की तरफ से, तो वो उस तरह के हम हिंसक चीज़ें दिखा नहीं सकते हैं। तो उसकी हम सिर्फ बात बता रहे हैं। तेजस्वी का ट्वीट हम जरूर दिखा सकते हैं। तेजस्वी ने उसमें जो लिखा है उस ट्वीट को, तो वो 3 दिन में तीसरी इस तरह की घटना है पुलिस पर हमले हो रहे हैं। और राजीव जी ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है पुलिस पर हमले, मध्य प्रदेश में भी पुलिस पर हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो यानी अब जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये जो है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो खराब होती चली जा रही है, ये समझ में आ रहा है। और पुलिस भी अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को भी थोड़ी देर में हम बताएंगे क्या उन्होंने लिखा है, लेकिन ये सही बात है कि पथराव ऐसी घटना। देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट है, लिख रहे हैं कि भागलपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, शेष पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। जान बचाकर पुलिस वाले भाग रहे हैं। अब सोचिए ये बिहार है, नीतीश बाबू की सरकार है। विगत 3 दिनों में 2 एएसआई की हत्या हो चुकी है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनसे गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है। अब इस ध्वस्त कानून व्यवस्था का दोष किसे देंगे? नीतीश कुमार के कार्यकाल में सर्वाधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की हत्या हुई है। इनके 20
वर्षों में 60,000 से अधिक, जी हाँ 20 वर्षों में 60,000 से अधिक नागरिकों की हत्या हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी द्वारा रिपोर्टेड हैं। कितने दिन अखबारों और गोदी मीडिया को विज्ञापन नहीं देने के नाम पर डराकर इस राक्षस राज को छुपाते रहेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके भाई बेटे और पिता गुजरे हैं उनसे उनका दर्द पूछिए। ये क्राइम हैशटैग और हैशटैग बिहार ये लिख रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए क्योंकि एक नहीं बल्कि आज तीसरी ऐसी घटना जबकि पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला इसी बिहार में जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इसीलिए ये बात यहां इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। क्या बिहार में जंगल राज है? जिस जंगल राज की बात पहले होती थी, जिस जंगल राज की बात और जंगल राज के नाम पर लालू प्रसाद यादव को कुर्सी से हटाया गया था और नीतीश बाबू कुर्सी पर पिछले 20 साल से विराजमान हैं, उसी जंगल राज की बात क्या फिर से उठाई जाए, फिर से की जाए, या कुछ और है? ये नीतीश बाबू को समझना होगा। लेकिन बिहार से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कह लें, पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं ना कहीं हाहाकार है। और इन सब के बीच अंदर खाने सियासत बहुत तेज है। कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस का ट्वीट है, कांग्रेस ने लिखा है कि बिहार में जंगल राज। बिहार के मुंगेर में होली के दिन सरेआम एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इससे पहले 13 मार्च को, 14 मार्च को होली थी, आपको याद है, 13 मार्च को बिहार के अररिया में, सीमांचल का एरिया है, पूर्णिया के बगल में अररिया है, बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर है, अररिया में एक पुलिस अधिकारी को पीट कर मार डाला गया। जिस राज्य में पुलिस ही अपराधियों से सुरक्षित न हो, वहां आम जनता भला कैसे सुरक्षित रहेगी? ये कांग्रेस पार्टी का आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं। ये मामले बिहार की एनडीए सरकार में खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। सच्चाई यही है कि बिहार सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहां जनता दहशत के साये में जीने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू बेशर्मी से कुर्सी खेल रहे हैं। जी हां, बीजेपी और जेडीयू बेशर्मी से कुर्सी खेल रहे हैं, कभी हम तो कभी तुम। और सबसे बड़ी चीज कि अब इस बार चुनाव है और 6 महीने बाद चुनाव की गतिविधियां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, तेज होंगी, वैसे वैसे क्या बिहार में क्राइम रेट हम बढ़ते हुए देखेंगे। क्राइम रेट का बढ़ने का मतलब है कि वहां की आम जनता की परेशानियां बढ़ना। लेकिन आम जनता क्या सोई हुई है या आम जनता के वोटों को चुराया जा रहा है? अगर वोट चुराए जा रहे हैं और वोट चुराकर ही सरकार बनानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता भी जागती है और जनता बहुत कुछ समझती है। ये सारी चीजें, सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है और कैसे इस देश में सियासी गणित जो है वो एक खेमे से दूसरे खेमे, एक पाले से दूसरे खेमे में जाते हुए, फिट होते हुए हम देखते हैं। अमलेंदु जी, एक कमेंट। हाँ बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से अपराध की चीज़ें छिपाई जा रही हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा राक्षस राज, ये इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने इस्तेमाल किया जंगल राज, यानी कि अब एनडीए सरकार बिहार की जो है वो निशाने पर है। और जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं सामने, और चुनाव आयोग जो है अब दबाव में भी दिखाई पड़ रहा है, और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी अब तक सरकारें अपनी बनाती रही है राज्यों में और कब्जा करती रही है, ये चीज़ें उठ रही हैं। और अब जो 18 मार्च को जो बुलाई है चुनाव आयोग ने बैठक, इसको भी लेकर राजीव भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से उसको आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से वोटर आईडी कार्ड से एपिक नंबर से जोड़ने का जो फरमान जो एक तरीके से लाया गया है और उसको उस पर काम किया जाएगा, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ये आपने पहले क्यों नहीं किया, और ये स्वैच्छिक है या मैंडेटरी है, इसको भी आपने नहीं बताया, और अब तक आपने क्यों नहीं किया, और क्या इससे विसंगतियां दूर हो जाएंगी? पहले जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी होगी? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और उससे ज़्यादा सवाल ये है कि अगर आप ये करते हैं तो इससे प्राइवेसी का क्या होगा? क्योंकि आधार कार्ड को आपने बैंकों से भी जोड़ दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, ये भी सवाल एक उठ रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ है, और इस पिटारे को यानी ब्रेकिंग न्यूज को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश किए, तो साथ में सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि नितिन गडकरी जो एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो लात मारने की बात कर रहे हैं। ये सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सिर्फ बीजेपी में होता है? जरा सोचिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम का जो न्यूज रूम और हमारे पीसीआर से बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंचाती हैं, कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे। आप तमाम साथियों, और सबसे बड़ी चीज आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आज रविवार का दिन निकालकर इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।